बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप आपकी सुबह आज सारा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरे। एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है ना नाज़रीन, वो जहनी बीमारियों का शिकार है। मेंटल हेल्थ जो है ना पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है, प्रॉब्लम का हिस्सा बन चुकी है कि जिसमें टोटल आबादी को अगर आप सामने रखें और 1/3 आबादी को अगर उसके सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक आदाद शुमार और हक़ाइक़ जो है वो सामने देखने को मिलते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी है ना, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। अब ये सुनकर आप बहुत हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की और उसके बावजूद इसमें जो टोटल साइकियाट्रिस्ट हैं लोग, जो माहिर नफ्सियात लोग होते हैं ना, उसकी जो अगर कुल तादाद है वो 700 से भी कम है। आप ये मसला इसको नॉर्मल ना समझें, काफ़ी बड़ा मसला है जिसमें जहनी बीमारियां जो हैं इनका ताल्लुक़ जो है सिर्फ़ अगर आप कहें कि एक दूसरे के साथ जो रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू होती है या मेल जोल या बातचीत या जो एक्ट है उसके साथ नहीं है। ये इसका ताल्लुक़ हमारी पूरी इन्वायरमेंट के साथ है। जिस माशरे में नाज़रीन हम रहते हैं ना, इस माशरे में सिर्फ इंसान एक दूसरे के लिए जहनी बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि जो हमारा माहौल है, जो हमारी सड़कें हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ये सारा का सारा जिस्मानी बीमारियां भी पैदा करता है और जहनी बीमारियां भी पैदा करता है। और फिर जो हमारी क़यादत है नाज़रीन, उसमें जैसे हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करूँ, बल्दियाती इदारे जो हैं हमारे, वहाँ पे जो कायदीन भी तशरीफ़ फरमाए वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ये पाकिस्तान में ये बड़ा एक मसला है। इसके ऊपर ये बात करना ज़रूरी है। मगर खैर आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेरा मकसद ये भी था कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर काम करें ना, तो मुझे लगता है हमारा माशरा काफ़ी हद तक सुधर सकता है। तो आज से आप अपने एक एक फ़र्द करके, एक एक बंदा इंडिविजुअली अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें, तो फिर देखें आस्ता आस्ता जो है हम इसको बड़े लेवल तक ले जाके इसके ऊपर काम करेंगे। और हमारे साइकियाट्रिस्ट जिनको मैं कहती हूँ आज बहुत हैवी लेवल पर इनको डील करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल साइकोइक पर्सनालिटी बन चुके हैं, तो ये अब हमारी ज़रूरत भी बन गई कि हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है और हमें अब साइकियाट्रिस्ट चाहिए। एनीवे, चलें बात करते हैं आज हमारे एक मेहमान उनके साथ, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो शायर हैं, काम भी करते हैं इंडिविजुअली, अपना जो भी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उनका बड़ा अच्छा शौक़ है। मोहम्मद ताहिर महमूद साहब हैं और आज आपको अपनी शायरियाँ भी सुनाएंगे, अपनी कहानी भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने शायर जो बन गए आप, ये आपने कब सोचा कि मुझे शायरी करनी है? बस ये 1996 से जो है ना मुझे ख़्याल आया या मुझे पता चला कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। हाँ। तो बस उस वक़्त से जो है ना वो लिखना स्टार्ट किया, तो आज यहाँ तक पहुँच गए। तो सिर्फ शायरी लिखते हैं या फिर गज़ल वगैरह भी, आप कोई सॉन्ग्स वगैरह भी, कोई नज़म, कोई नावल और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना? नात इस्लाम है, ज़्यादा गज़ल जो है ना उस पर मैंने काम की है। तो गज़ल की गज़लियात पर मुश्तमिल मेरा मजमुआ भी आने वाला है बज़ाहिर के नाम से, तो इंशाअल्लाह ताला जनवरी में वो लाजमी आ जाएगा। तो पहली कौन सी शायरी की थी जो बड़ी वायरल गई, लोगों ने पसंद किया और उसके बाद आपका ये सिलसिला शुरू हो गया? बस लोगों की मोहब्बत है, जो कुछ भी लिखते हैं उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी नज़र क्या पेश करेंगे? मैं आपको गज़ल के कुछ अशार सुनाता हूँ जी। एक तेरे होने से खदशात को रोका हुआ है, एक तेरे होने से खदशात को रोका हुआ है, बख्त ने तलखी सदमात को रोका हुआ है। वाह, अच्छा है। एक तेरे होने से खदशात को रोका हुआ है, वाह, बख्त ने तलखी सदमात को रोका हुआ है, ऐन मुमकिन है मेरा जिस्म ही गारा हो जाए। आहा, ऐन मुमकिन है मेरा जिस्म ही गारा हो जाए, इतना आँखों में जो सदमात को रोका हुआ है। ऐन मुमकिन है मेरा जिस्म ही गारा हो जाए,
इतना आँखों में जो बरसात को रोका हुआ है, वाह मसलहत कोश पलट आ के दिले बिस्मिल ने, मसलहत कोश पलट आ के दिले बिस्मिल ने, शौके दस्तक पे ही जज्बात को रोका हुआ वाह है। वाह वाह खूब है। और ये भी खदशा है कि गर्दिश ही ज़मीन रोक ना ले, ये भी खदशा है कि गर्दिश ही ज़मीन रोक ना ले, हमने जिस तौर मुलाकात को रोका हुआ है। वाह 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 आ तुझे लेके मैं चलता हूँ मदीने ताहिर, वाह आ तुझे लेके मैं चलता हूँ मदीने ताहिर, एक हबशी ने जहाँ रात को रोका हुआ है। वाह खूब है। इसी बात पे हम एक ब्रेक लेंगे। कितनी खूबसूरत वज़न के साथ इन्होंने यहाँ पर हमें पोइट्री सुनाई है अपनी, और अभी आगे और भी बहुत हैं। आइए जल्दी से। नाज़रीन, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत शायरी कर रहे हैं और भी बहुत से अशार सुनते हैं। ये आपने सीखा कोई फिर ये वज़न में बिठाना किसी को, इस तरह से एक एक लफ्ज़ को, बोल को, क्योंकि एक ये है तो सही, एक लहजा होता है, एक स्टाइल होता है, इसका वज़न होता है, नाप तोल के वज़न के हिसाब से एक एक बोल, एक एक लफ्ज़ को लिखा जाता है। जी, मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर में टीचर था तो मैंने ख़ुद भी पढ़ा है, एमए उर्दू भी किया, उसमें भी चीज़ें सीखी। बाकी जो अपने सीनियर्स हैं उनसे गाहे बगाहे जो है वो उनको दिखाया, उन्होंने फिर हौसला अफजाई की, तो इस तरह जो है ना यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत से लोग हैं जिनसे जो है ना वो सीखा। उसमें शहजाद वासक साहब हैं, उसमें गुल जहान है, मतलब ये मेन जो है ना इन्होंने बहुत फेवर दी। ये जो है, ये लोग कहते हैं अच्छा शायर इंसान तब बनता है जब मोहब्बत में नाकामी हो, कहीं मोहब्बत में ठुकराया हो, ला हासिल मोहब्बत के जो लोग होते हैं ना वो उसके बाद शायर बन जाते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया है? मैं समझता हूँ कि जो शायर होता है उसको फितरत से प्यार होता है, और वो कहीं भी जो है ना कमी बेशी देखता है तो उसको उससे जो है ना वो अपने आप को अलग नहीं रख सकता। उसको दुख भी होता है, उसको चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, और उस पर जब ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं तो वो अपनी शायरी में इन चीज़ों को जो है ना। आपकी शादी हो गई है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आपके? हाँ जी, एक बेटी है माशाल्लाह। एक बेटी है। आपकी मोहब्बत से शादी हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज थी, लेकिन अब मोहब्बत ही है। अब मोहब्बत है। बड़ी बात है, बड़ी। पहले आप मैंने मर्द देखे कि इस तरह के शौहर भी, बल्कि पहले देखे मैंने, है ना, जो कह रहे हैं कि पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई है, एक बेटी हो गई और अब मोहब्बत हुई है, और मोहब्बत भी इनको अपनी बेगम से हो गई। बड़ी बात है। ये शायर यहाँ पर ये बता रहा है कि मुझे मोहब्बत मेरी अपनी बेगम से हो गई है, समझे? आपको तो अपनी बेगम ही नहीं अच्छी लगती है, और यहाँ शायर को अपनी बेगम से मोहब्बत हो गई है। अच्छा लगा हमें। सर, इसी मोहब्बत पे कोई शेर हो जाए। मैं आपको गज़ल के कुछ अशार सुनाता हूँ। उसमें तामीर नहीं ठीक, मुराद नहीं ठीक, इस दौरे सरासीमा के हालात नहीं ठीक, लहजों के तगय्युर से ये अंदाज़ा हुआ है, हम दोनों अलग ठीक हैं एक साथ नहीं ठीक। लहजों के तगय्युर से ये अंदाज़ा हुआ है, हम दोनों अलग ठीक हैं एक साथ नहीं ठीक, तदफीन को फिर आती हैं क्यों मैयतें उनकी, तदफीन को फिर आती हैं क्यों मैयतें उनकी, ताउम्र जो कहते रहे देहात नहीं ठीक। और खलकत ने तुझे सर पे बिठाया है मगर तू, खलकत ने तुझे सर पे बिठाया है मगर तू, इस बात पे इतराए तो ये बात नहीं ठीक। और बरसात की बूंदें न जला डालें भरम को, बरसात की बूंदें न जला डालें भरम को, ऐसे में मेरी जान मुलाकात नहीं ठीक। और ये कूचाए जाना है मोहब्बत का चमनज़ार, ये कूचाए जाना है मोहब्बत का चमनदार, देखे दिले नादां यहाँ खदशात नहीं ठीक। लौटूं तो कहाँ असल की जानब भला ताहिर, अब शेर नहीं ठीक मुज़ाफ़ात नहीं ठीक। सर, और कोई आपको लगता है कि कोई छोटा सा कोई शेर, एक
2 लाइन का, तो फिर ब्रेक पे जाएंगे। हाँ। जब को खास सुनो। आपके लिए इसी प्रोग्राम के लिए कि जब सुबह हम मनाते हैं फ़िज़ा अली के साथ, जब सुबह हम मनाते हैं फ़िज़ा अली के साथ, लगता है हाल ठीक है सेहत हसीन है, लगता है हाल ठीक है सेहत हसीन है, देखा जो सर से पा तलक आँखें निखर गईं, देखा जो सर से पा तलक आँखें निखर गईं, कद भी हसीन आपका कामत हसीन है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है ट्रॉमा, कि ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा क्यों होता है। पता है आपको ट्रॉमा? अच्छा, ट्रॉमा होता है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई आपके साथ कोई एक वाक़या पेश आ जाए, कोई हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको ना भूलने नहीं दे, वो वाक़या, वो कहानी, वो पल, वो आपको भूलने ना दे, उसे कहते हैं ट्रॉमा। असल में ट्रॉमा में होता है एक सदमा। जो सदमा आपको होता है ना, वो एक मोमेंट फ्रीज़ हो जाता है आपके माइंड पे कहीं सेट पे जाके, और वो सदमा आपके साथ आपकी ज़िंदगी भर चलता है। कुछ लोग उसको जो है ना अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उसको टैकल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा चलाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, मगर कुछ लोग उसी हिस्से के अंदर रह जाते हैं। हमारा माइंड का एक जो बॉक्स है ना, उसको उठा के उधर रख देते हैं, ऑल्दो उसको गालियाँ भी निकाल रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई अच्छी चीज़ तो ट्रॉमा नहीं हो सकती, कोई बुरी चीज़ ही आपके उस माइंडसेट पे जाके ट्रॉमाटाइज आपको करती है। अब हम उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, मगर ये है कि वो ज़िंदगी में हमारे साथ अच्छे पल, खुशियाँ जो भी हम अभी आगे कर रहे हैं, सह रहे हैं, जी रहे हैं पल, वो उसमें उसके साथ जो है ना अपना हिस्सा डाल रहा है। अब वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो सिचुएशन हो जाती है। अब आपके साथ अगर ये बात हो जाए तो आपके साथ ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो बदल जाता है। आप उस तरीके से नहीं देखते जिससे पहले देख रहे होते हैं। इसमें बात करने के लिए मेरे पास डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और यंगस्टर के लिए बड़ी अच्छी स्पीच और बड़े अच्छे टेक्निक्स के साथ समझाते हैं उनको। तो इससे पूछते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं लोग किसी हादसे, किसी इंसिडेंट के वजह से, ऑल दैट, तो वो इस ट्रॉमाटाइज से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ट्रॉमा है क्या, सदमा है क्या। देखें, कुछ ऐसे ज़ख़म होते हैं जो कि हमारे जिस्म पे लग जाते हैं, कभी कभी कोई बात नहीं, वो ठीक भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ज़ख़म होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, वो हमारी रूह पे, हमारे माइंड पे वो ज़ख़म होते हैं, वो दिखाई ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ज़ख़म वो दिखाई भी नहीं देते, ना ही वो सुनाई देते हैं। अच्छा, जिसको लगे होते हैं बाज़ का, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे ये ज़ख़म लगे हुए हैं, दर्द कहाँ पे हो रहा है। खामोश ज़ख़म होते हैं, ऐसे ज़ख़म जो कि हम ना किसी को दिखा सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। तो ये जो इस तरह के हमारे दिलो दिमाग पे कुछ ज़ख़म लगे होते हैं, इसकी वजह से हमें ट्रॉमा यानी कि सदमा होता है। अब ज़ाहिर बात है, अगर ट्रॉमा को आसान ज़ुबान में बताएं सदमा, तो जो सदमा है जी, वो तो ज़ाहिर बात है इंसानों के रवैयों से होता है ना। कोई किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ आपके साथ ज़िंदगी में बुरा हो गया, कुछ माजी के आपके तजर्बात बुरे हो गए, तो उसकी वजह से हमारे जहन पे कुछ ऐसे ज़ख़म लग जाते हैं, वो हो गया ट्रॉमा। अब निकलना कैसे है? निकलने के लिए देखें, ये एक चीज़ ज़रूरी है कि इंसान है ना, इंसानी ज़िंदगी है, तो इसमें दर्द तो आएगा। देखिए, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो पेन से ना गुजरे। पेन जो है वो ज़िंदगी का एक बुनियादी एलिमेंट है। अब सफरिंग जो है ये ऑप्शनल है, पेन मैंडेटरी है, वो हर एक की ज़िंदगी में आनी है। सफरिंग एक ऑप्शनल चीज़ है कि आपने उस दर्द से, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, आपने उसके बाद सफ़र करना है या उससे निकलना है। अब ज़ाहिर बात है, सारे लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पे हैं? क्यों नहीं हम अपने माजी के ट्रॉमा से निकल सकते? सबसे पहले तो बात यह है जी कि हम अपने ट्रॉमास को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कुछ लोग कहते हैं ना जी, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरा क्या गया। ये बात गलत होती है। वो बात तो है दूसरी है, वो एक मुहावरा है ना कि बेशरम की गिर गई दाल, उसने कहा मैं तो गिरा गिरा के खाता हूँ। ये वो बना हुआ है, वो खाना खा रहा था, उसकी दाल गिर गई, कहता मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो खाता ही ऐसे हूँ। तो अब ना कुछ लोग जो है ना, वो ऐसा भी करते हैं कि अच्छा मेरा क्या गया, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हालांकि फ़र्क सबको पड़ता है। जितना ट्रॉमा, जितना ज़्यादा कोई हर्ट हुआ, तो फ़र्क सबको ही पड़ता है। अब जब फ़र्क पड़ा तो ज़ाहिर बात है, इंसानी दिल है,
दिल ही तो है, कोई संगो खींच तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई। तो इंसान को ये होता क्या है, बात, ये दिल ही तो है, नटखट है नागुल है, जो महकते ही जाए, आग की तरह जिधर जाए बहकते जाए। बिल्कुल, वाह, ग्रेट। अच्छा, तो अब इसमें ये होता है कि जब हमें कोई ऐसा दर्द होता है तो ये इंसान की फितरत है, उस ट्रॉमा से हमने अपने आप को गुजारना होता है, कुछ देर के लिए दर्द को महसूस करना, उसको सहना, उसके साथ गुजारा करना, ये ट्रॉमा से निकलने की पहली स्टेज है। मसला यहाँ पे ये इशू ये हो जाता है कि एक तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा तो कुछ गया ही नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये चीज़ गलत होती है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि कुछ ना हम अपने माइंड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। ऐसे भी तो डायलॉग मार्केट में है ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खुद को बहुत बड़ा सुपरमैन समझो, ट्रेन के आगे आगे खड़े हो जाओ, अगर हिम्मत होगी तो ट्रेन तुमसे टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पत्थर से टकराया शीशा, पत्थर टूट गया, वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीजें भी तो हमने सुनी होती है ना। अब उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो ट्रॉमा है वो मजीद जो है वो मजबूत होता है, निकलने के बजाय हम कहीं जहनी तौर पे कहीं गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रॉमा में सबसे पहले ये है कि आपको ट्रॉमा लगा, कोई बात नहीं, इंसानी जिंदगी है, ट्रॉमा लगता है। अब ट्रॉमा से निकलना कैसे है, ये बाद वाला टाइम बड़ा मैटर करता है कि क्या आप उसको मैच्योरली हैंडल करते हैं। बाद वक्त ऐसे भी तो होता है ना जी, आमतौर पे जो नौजवानों को ट्रॉमा लगते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो कुछ साल पहले ये गाना गा रहे थे, सुन रहे थे, आज उनमें से ज्यादातर रिक्शे चला रहे हैं और कुछ टिकटॉक बना रहे हैं। ये बस क्योंकि उस वक्त इनको किसी ने गाइडेंस नहीं दी कि ये क्या कर रहे हो, एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा पारो कि तुम्हारा नाम भी मेरे कानों तक नहीं आएगा। अब ये नहीं, ये ऐसी चीजें होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ट्रॉमास हैं वो मजबूत होते हैं, वो रिजॉल्व नहीं होते। तो इसमें यह है कि इंसानी जिंदगी भी आप कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर तो नहीं है, दुनिया में हर एक को पेन से गुजरना पड़ता है, आपको भी गुजरना पड़ गया, तो इसमें जी कौन सी अनहोनी बात होगी। अब इसको हमें अच्छी तरह से रिजॉल्व कर लेना चाहिए, स्टार्ट में इसको एक्सेलेट नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी ज़हनी तौर पे गलत रास्तों पे नहीं निकलना चाहिए। इसी से मैं आपको एक बात मुझे बताता हूं, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो अभी मैं तब डॉक्टर नहीं था, तो वो हमारी वार्ड थी, तो वार्ड बराए ज़हनी व नफ्सियाती अमराज, वो उसमें एक शख्स था, तो वो उसको कुछ ट्रॉमा वगैरह लगा, तो ये पुरानी बात है, तब मैं डॉक्टर नहीं था, तो मैंने वो देखा, तो वो ना बैठा अपने आप से बातें कर रहा, देखो जरीना तुम्हारा प्यार मुझे कहां ले आया है। अब मैं उसको, तब तो मैं खुद स्टूडेंट था, अब अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसको कहता, ओ भाई ये जो भी जरीना मदीना है इसमें जो है उसका कसूर तो है ही होगा, ये आपका भी तो है ना, ये कैसे। अच्छा, आपको पता है मेरे पास काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आने से डर गए हैं, अब आते नहीं मेरे पास। उनको ये बस घबराहट होती है कि कहीं फ़िज़ा ने मुझसे ये कह दी गिराओ फ़ोन गिराओ, और उनको ये डर लगता है कि कहीं फ़िज़ा जो है ना मुझसे ये ना बोल दे कि अपनी डिग्री दिखाओ। बिल्कुल नहीं, आपको कहना चाहिए, और सबको मेरा ख्याल है कि अगर आपको लगता है तो कहना चाहिए, मुझे भी कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं, आपने मुझसे पूछा तो नहीं, आपने वैसे मुझसे पूछा तो नहीं, ये मैं कंटिन्यू करूंगी, थोड़ा सा मैं ब्रेक में बता दूं आपको कुछ इनको। वैसे मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, आपके पास अपने क्लाइंट्स हैं, आप अपना काम करें। एक चीज ऐड कर दूं ब्रेक से पहले, वो डर गए। हाँ, मैं एक चीज ऐड कर दूं ब्रेक से पहले। देखें, बात ही होती है कि जो असली डॉक्टर होता है ना, वो कहता है कि मेरी सारी चीजें, मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूं, सारी चीजें ऑनलाइन, हर जगह पे डिग्रियां भी पड़ी हुई हैं, सारी चीजें, दुनिया का कोई बंदा कहीं से जाके वेरीफाई कर ले। देखें, अगर कोई किसी को ऐसे कहे ना कि वो डिग्री, वो आगे से कहता जाए, ओ मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, मुझसे लोग जलते हैं, और मैं बेचारी और रजिया फंस गई गुंडों में। तो देखिए, ऐसी चीजों से नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप सारे, कोई भी इंसान जो है वो कहीं पे भी, उसको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कहां से क्या किया, वेरीफाइड, मेडिकल के फॉरम पे सारी डिग्रियां पड़ी हुई हैं, एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग इज देयर। इसी चीज को मैं बहुत सीरियस नोट में भी आपको बताऊं कि इट्स नॉट अ जोक। वाकई अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे अपनी किसी भी फैमिली का, चाहे नफ्सियाती इलाज कराने के लिए जाएं, जहनी डर्मेटोलॉजिस्ट तक के पास अगर आप जाते हैं, उसकी डिग्रियां देख लें, कुछ नहीं होता, इनकी डिग्रियां ऑनलाइन पड़ी होती हैं, देयर डॉक्टर, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। आप पूछें, देखें, और उसके बाद अपनी तसल्ली करके जाएं। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, बड़े जॉली डॉक्टर हैं हमारे साथ। मैं ये कही थी कि आपके पास तो पेशेंट आते होंगे, हंस के जाते होंगे, जो नफ्सियाती ट्रॉमा या कोई किसी फेस का शिकार होते हैं। मुझे लगता है उनको ये एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए कि उनको हंसाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे दिमागी थोड़े से डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं ना, उनके साथ कोई बात नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई ट्रॉमेटाइज है, किसी को सदमा है, हम उसके साथ बात छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ बात करें, अगर उसकी सुन लें और सुनने वाले बन जाएं उसकी थोड़ी देर भी, तो उसका आधा ट्रॉमा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा उसी फेज में। जी बिल्कुल। अगर आप किसी की बात सुन लेते हैं और जजमेंटल हुए बगैर, यानी कि वो अपने दिल की बात कह सकता है या कह सकती है और उसको ये लगता है कि मुझे इस बारे में या इस हवाले से जज नहीं किया जाएगा, तो उसमें बात सुनने का ये होता है कि देखिए, जब भी अब बात सुनने से ज़िंदगी के हालात तो नहीं किसी के बदलते। इवन कि अगर किसी को ट्रॉमा है, फ़र्ज़ करें कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स या कोई माली हालात की वजह से ट्रॉमा है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि आप उसको कौन सी दवाई दें कि उसके पास पैसे आ जाए। उसको तो एक शख्स है, उसको अगर ट्रॉमा ही उसके बिजनेस में नुकसान का है या उसका कोई और मसला बन गया, तो आप देखेंगे जो दवाई है वो उसको सुलह तो सकती है, वो उसको वक्ती तौर पे रिलैक्स तो कर सकती है, लेकिन फिर जो उसके जिंदगी के हालात हैं वो तो नहीं ना बदल सकती। ये ऐसा तो नहीं है कि आपका पेट खराब हो गया, पेट में इंफेक्शन हो गया, आपने जी दवाई खाई, वो इंफेक्शन ठीक हो गया, आपका पेट ठीक हो गया। तो ये चीज समझने वाली है। अब ये कोई भी दवाई या बात जो है वो उसका हालात नहीं बदलती, लेकिन ये जरूर होता है कि आपको जब वो कोई इंसान बात कर रहा होता है ना, तो वो खुद क्लियर हो जाता है अपने बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो तो अपने दर्द को खुद से कहने से डरते होते हैं, अपने दर्द के, अपने ट्रॉमा के ऊपर उन्होंने लेयर्स चढ़ाई होती हैं कि कहीं हमें खुद ना ये कहना पड़ जाए, खुद से ये महसूस करेंगे तो ये पेनफुल चीज होगी। तो जब हम किसी से बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें ये होता है कि वो सुन के उसको क्लैरिटी आती है, वो एक हीलिंग के प्रोसेस की तरफ जो है वो चीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा है, स्टार्ट में इस चीज से किया जा सकता है। देखिए, जब झगड़ा हो रहा है उस वक्त भी दो लोग ट्रॉमेटाइज हो रहे होते हैं, प्रेशराइज भी हो रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आपको प्रेशर करता है, आप भी कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर लेवल पे जाकर उसको प्रेशर करें। उस टाइम पे भी ना, मुझे लगता है कि जब झगड़ा हो रहा था, दो लोग एक दूसरे के सुन नहीं रहे होते हैं। वो ऊंचा बोलता है, वो उससे ऊंचा बोलता है, तो सुन नहीं रहे होते हैं। तो इसका मतलब ट्रॉमा क्रिएट जो होता है वो ना सुनने की वजह से। जी बिल्कुल। देखें, जब भी कोई ट्रॉमा है तो अब उसमें इंसान का अपना अमल दखल भी होता है ना। अभी जैसे मैंने वो एक शख्स की बात की जिसको जरीना ने पहुंचा दिया वार्ड पर नफ्सियाती अमराज में, तो जाहिर बात है जब भी कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, किसी दूसरे शख्स से लगता है या कोई एक्सपीरियंस होता है, तो हमारा उसमें अपना भी अमल दखल होता है। बाज़ औक़ात हमने ऐसी बातें देखी होती हैं कि जो कि अगर हम लोग अपने माजी में देखें तो ये लोग रिलेट कर सकते हैं कि माजी में बहुत सारी ऐसी बातें जो कि बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो सकती होती थी, हमने ऐसे ही बात का बतंगड़ बना दिया। नो डाउट के सामने वाले की गलती थी, लेकिन हमारा जो रिएक्शन आया, हमने ऐसे ही बात का बतंगड़ बना दिया। अब वो बात का बतंगड़ क्यों बनाया? बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि हम अपने कोई जोम में चल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होते हैं ना कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहे होते, सामने वाले ने एक बात की, उसने चार बातें आगे से कर दी कि जी मैं तो जी बिल्कुल बड़ा मजबूत हूं, मैं तो जी इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी की बात सुनने की। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह के अपने जोम में ऐसे ही अपनी ना बगैर वजह की अकड़ में चीजें जो हैं इस तरफ बाज़ औक़ात चली जाती हैं। उसके अलावा बिल्कुल जैसे आपने बताया कि गुस्सा, देखिए गुस्सा जो है आमतौर पे ना, ये माशरे में बड़ी गलत फहमी है कि ना कोई शख्स गुस्सा करके ना बड़ा हीरो लग रहा है। गुस्सा करने वाला जो है ना वो बहुत बड़ा मर्द होता है और गुस्सा करने वाला बड़े मजबूत लोग होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने रिश्तों को और ट्रॉमा को इन्वाइट करते हैं गुस्सा करके। हालांकि गुस्सा करके मैंने तो आज तक ऐसे कोई शख्स नहीं देखा जो अच्छा लगा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिनका कोई आईक्यू इतना बेहतर नहीं है वो उनसे उनके गुस्से से इंप्रेस हो जाते हो। अक्सर देखा है ना हमने, वो तुम्हारे भाईजान बहुत गुस्से वाले हैं, किसी की बात नहीं सुनते, बात करने से पहले डरा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, वो जो भाईजान है ना वो सिर्फ वो बहन जी के लिए गुस्से वाले होते हैं, बाहर भाईजान की आवाज नहीं निकलती। वो बहन नहीं, बस आइडियलाइज, मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, आइडियलाइज भाईजान को किया होता है। वो भाईजान का कभी कभी अपनी वाइफ के सामने ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, लेकिन बाहर कभी किसी पुलिस वाले या पहलवान के सामने कभी नहीं हाई हुआ। तो ये हमने कुछ ऐसी चीजें माशरे में बना दी हैं जिसको हमने कह दिया कि ये अच्छी चीज है। जब कोई रिलेशनशिप इस तरह के मामलात होते हैं उसमें क्या होता है, हम वो करते हैं जिसकी वजह से ना तो हम अच्छे लग रहे होते हैं और
उससे हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं और मामलात बिगड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये भी एक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल ज्यादा ट्रॉमाज लोगों को किस चीज के हो रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बातें तो हमें सच्ची करनी चाहिए ना, लोग जो सुन रहे हैं उनका टाइम तो नहीं वेस्ट करना चाहिए शहद से मीठी मीठी बातें करके, उससे तो कोई फायदा नहीं ना होगा। तो हमें रियलिटी को देखना चाहिए कि आजकल ट्रॉमास क्यों हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों को ट्रॉमास क्यों हो रहे हैं। देखिए, आजकल अगर आप यंगस्टर्स की बात करें ना, तो यंगस्टर्स के आजकल दिल बहुत टूट रहे हैं। उनको जिंदगी के ये बड़े आजकल ट्रॉमा है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, ये क्योंकि मैं चेक करता रहता हूं तो मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद मिडिल एज में भी ज्यादातर जो लोगों को ट्रॉमास हैं वो आजकल रिलेशनशिप के हैं, वो यानी कि शादी के मसाइल के हवाले से ज्यादातर ट्रॉमास हैं। उसके अलावा फिर कुछ ट्रॉमास जो हैं, अगर किसी को कुछ बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई जॉब में मसला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिक्स वगैरह, तो कुछ लोगों को इस तरह के ट्रॉमास ज्यादा हैं। बाकी जो ट्रॉमास होते हैं, किसी लव वन की डेथ हो जाना, ये चीजें, ये तो एक कुदरत का दस्तूर है। लोग इस पे सब्र कर जाते हैं, थोड़ी देर बाद रो धो के, वो तो ऑब्वियसली नेचुरल है। अब जहां तक ज्यादातर ट्रॉमाज हैं, जो कि मैं समझता हूं कि माशरे की गलत फहमियां दूर करनी है, आजकल यूनिवर्सिटीज में पता क्या होता है, पहले तो होता था कि कुछ इनके कभी कुछ लोगों के रिलेशनशिप होते थे, आजकल रिलेशनशिप ना दूसरे दिन ही बन जाते हैं। अच्छा, दूसरे दिन अब देखिए ना, अभी तो मैं आपको और बात बताता हूं, एक तो दूसरे दिन टीनेजर बच्चों की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है लड़की को पटाने में हमको कुछ साल नहीं, आजकल वो पुराने दौर है, अभी ऐसा नहीं होता। आजकल ये जो जेनजी है, इन्होंने नए काम शुरू कर दिए। और क्या अब होता ही है कि वो जो दूसरे दिन ही जी कोई किसी को लाइक कर लिया, अच्छा दूसरे दिन तीसरा दिन नहीं चढ़ना, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ इन्होंने बना लेना है, दिल ही दिल में। लड़कियों ने उनको पति परमेश्वर मान लेना है और उन्होंने भी उनको अपनी धर्म पत्नी मान लेना है। ये आजकल ऐसे है। आजकल ये नहीं कहते कि हमारा आपका कोई रिलेशनशिप है, हम तो हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, दूसरे दिन लड़की ने उसकी इज्जत शुरू कर देनी है, टीनेजर लड़के को आप कह के बुलाना शुरू कर देना, आपने खाना खाया, आप उठ गए थे। अच्छा, वो अपने दिमाग में वो अपने आप को वाइफ समझ रही है। अच्छा, लड़का भी उसको भी तुम कह के बुला रहा है। अच्छा, कहां गई थी तुम, बताओ मुझे, वीडियो कॉल करो। अच्छा, अब बात ये होती है कि अब ये जब ऐसी चीजें होंगी तो हम जारी बात है ट्रॉमा को इनवाइट ही करेंगे ना। अब उनका जो पास केसेस आते हैं, आप जी भी आजकल है ना, अब उसमें क्या होता है, जब इनके जो के ब्रेकअप आमतौर पे होते हैं, उस पर मैं बात करता हूं, इनको थोड़ी सी मैं रहनुमाई भी करता हूं, इनकी तंबीह भी करता हूं, लेकिन पहले रियलिटी थोड़ी सी बता ले। अच्छा, वो क्या करते हैं फिर जब इनके आमतौर पर ब्रेकअप होते हैं, आजकल यंग बच्चियों का ये है, वो ऐसे अपने आप को ट्रॉमाटाइज करते हैं जैसे कोई डाइवोर्स हो गई हो। ब्रेकअप में कहते हैं कि मैं तो तुमको हस्बैंड समझती थी, मैं तो तुमको अपनी वाइफ समझता था, इस तरह के मामला। देखिए, जब हम ऐसा करेंगे तो ट्रॉमा इनवाइट करेंगे ना। और ज्यादातर आप देखें, मैं इस चीज को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, नाने दादे बन गए हैं, नानियां दादियां बन गई हैं, पहला प्यार नहीं भूलता हमें। वो जो ट्रॉमा है उसको रोमांटिसाइज करके, ग्लैमराइज करके अपने माइंड में रखा है। मैं उनको अक्सर कहता हूं, देखें बात सुने, ये जो पहला प्यार ना भूलना ना, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। ये जिसको आप इस उम्र में भी ऐसे बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मैं एक और आपको बात बताऊं, जिन लोगों को नहीं होता सच्चा प्यार, उनको जिंदगी में एक दफा भी नहीं होता। जिन लोगों को होता है सच्चा प्यार, उनको जिंदगी में 2, 3, 4, 5, 6, 7 दफा सच्चा प्यार हो जाता है, और सारे उनके प्यार सच्चे होते हैं। वो 7वें प्यार में भी कह रहे होते हैं अब सच्चा प्यार हुआ है मुझे। तो देखिए, जब हम अनरियलिस्टिक चीजें हैं ना, अब जो मैं से बच्चों की बात कर रहा था, इसमें एक और चीज बच्चों को जो ज्यादातर ट्रॉमा हो रहा है, ये एक नई टर्म जेनजी में है, टर्म पुरानी है लेकिन आजकल इनको ट्रॉमा हो रहा है, वो है जी लव बॉम्बिंग। अब लव बॉम्बिंग जो है, उससे बच्चों को ट्रॉमा हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं इस वजह से। तो मुझे आपने टाइम देना, मैंने अभी इनको तलकीन भी कर दी। अब मैं बताता हूं, अब जो है लव बॉम्बिंग, इसमें क्या है, इसमें लव का कोई एलिमेंट नहीं होता, ये बॉम्बिंग ही बॉम्बिंग होती है। पहले दिन किसी को इतनी अटेंशन दे देना, तुम हो तो मैं हूं, मैं हो तो तुम हो, उसको कॉल्स करनी, कभी कभी गिफ्ट भी दे देने, यानी कि अपने आप को उसके ऊपर निछावर कर देना। अब क्या हुआ, दूसरा बंदे को आदत पड़ गई अटेंशन की। अटेंशन किस इंसान को बुरी लगती है, खासतौर पे मर्दों को तो बुरी लगती नहीं औरतों की टेंशन। अब ये मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे, अंदर से पता है कि जी बात सही कर रहा है डॉक्टर। अच्छा, अब ये है कि वो जब अटेंशन की आदत पड़ गई, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे कुछ डिमांड शुरू हो गई कि जो कि दूसरे पार्टनर के लिए करना मुश्किल थी, या उसके वैल्यूज उसको इजाजत नहीं देती थी। उसमें क्या हुआ, अगर डिमांड पूरी करोगे या करूंगी तो तब ये अटेंशन जो लव बॉम्बिंग है ये रहेगी, नहीं तो जी मैं विड्रॉ कर रहा हूं या कर रही हूं, पीछे हट गए। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में जो यंगस्टर बच्चे हैं उनको ट्रॉमास हो रहे हैं। अब ये यंगस्टर से थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आगे आ जाता हूं, ये आजकल जो शादियों वगैरह में, शादियों से थोड़ा पहले, अब आप देखें
कि ये बात मैं समझता हूँ कि माशरे की इस्लाह के लिए करनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक डिटेल में बात की, अब तो कानून जारी बात बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी लिविंग रिलेशनशिप पे। ओके जी, उसको इन्होंने डिस्करेज किया कि ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं अभी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, इखलाकियात की बात नहीं कर रहा, इन चीज की इजाजत ही नहीं देता है, नो मैटर व्हाट हम, वो गलत है ना वो। अच्छा, वो तो सबको पता है, मैं बात कर रहा हूं लोगों की सेहत की और खास तौर पे मेंटल हेल्थ की, और कुछ मैं आईना दिखाना चाहता हूं। अब देखें जो लिविंग रिलेशनशिप है उसमें होता क्या है, एक हुआ ब्रेकअप हो गया, दो हुआ ब्रेकअप हो गया, तीसरा हुआ ब्रेकअप हो गया। अब ये एक बात समझें, ये शायद मर्द मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन ये बात अंदर से मर्दों को पता है कि डॉक्टर अली अजमल सही कह रहा है। लिविंग रिलेशनशिप जो है ये मर्दों की औरतों के खिलाफ साजिश है, ये मर्दों की औरतों के खिलाफ लिविंग रिलेशनशिप साजिश है। अब देखें ना, लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्करेज किया, मैं भी कर रहा हूं, हमारी वैल्यूज भी करती हैं। अब जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगी, खास तौर पे औरतों की बात कर रहा हूं, तो भैया वो आपसे शादी क्यों करेगा? लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक कि जी अब आपको जो सारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो रही हैं, सारे मामला तो आपने सिर्फ निकाह नहीं किया, बाकी हस्बैंड वाइफ हैं, अब मर्द क्यों शादी करेगा? अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी कि जिस लड़के ने अगर लड़की का हाथ भी पकड़ लिया ना, फिर वो शादी नहीं करेगा। तो हाथ पकड़ के दिल भर गया, अब फिर वो शादी क्यों करेगा? अब हाफिजा देखिए, एक चीज है, ये मैं औरतों को कहना चाहता हूं और उनके हक की बात करने लगा हूं। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मर्द तो होता ही मौका परस्त है। जी हां, कौन ऐसा मर्द है जिसको अब ये मौका मिले तो वो मौका जाया करे? देख लें, खुद मेरे सामने मेल पर्सनालिटी ये बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है औरतों को ये बात समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, अपनी इज्जत रखें, अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान की रिस्पेक्ट किसी ऐसे ट्रॉमाटाइज होने के चक्कर में बर्बाद ना। आप तो ट्रॉमे में आ जाएंगी, पीछे ख़ानदान की भी इज्जत रुल जाएगी। इसको बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको देखें, मैं ये बड़ी गौर तलब प्यार बात है, करना बुरी बात नहीं है, किसी को पसंद करना नहीं, वो तो बुरी बात नहीं, मगर लिविंग रिलेशंस, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें मैं इसको क्यों गलत कह रहा हूं। इखलाकियात का तो पहलू सारे डिस्कस करते हैं, मैं इसको ज़हनी सेहत के बारे में क्यों बुरा कह रहा हूं। अब आप देखें कि बिल्कुल इसमें कोई मर्द जो हैं वो शायद डिसएग्री करेंगे, लेकिन अंदर से सबको पता है कि डॉक्टर अली अजमल सही कह रहा है कि मर्द तो होता ही मौका परस्त है, वो तो होता ही मौके की तलाश में। अब हुआ क्या, माशरे में बिगाड़ कब पैदा हुआ? जब औरतों ने मौके देने शुरू कर दिए। मर्द तो पहले ही मौका परस्त था, ठीक हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि देखें, एक चीज आप समझे, ये ना कुदरत ने बड़ी एक बराबरी की है, ये कुदरत के काम है। अब देखें कि ये भी एक रियलिटी, देखें मैं सीधी सीधी बात करूंगा क्योंकि मैं माशरे की इस्लाह करना चाहता हूं। बात यह है कि अगर कोई औरत मर्द को अटेंशन देती है, उसको लुभाने की कोशिश करती है, तो शायद कोई होगा कि जो लुभाया नहीं जाएगा। ये मर्दों की नेचर है, ठीक है। वो औरत को अटेंशन तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक हो गया। यहां पे क्या हुआ कि एक समझ लें कि औरत के पलड़े में एक ताकत दे दी नेचर ने। अब मर्दों की नेचर ऐसी है, औरतों की ऐसी है, तो अब जी इसमें हम क्या करें, ठीक है। अब होता क्या है, औरत का पलड़ा भारी हो गया। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखें, ये मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं माशरे की इस्लाह करना चाह रहा हूं। अब एक हो गया आपका लिविंग रिलेशनशिप, ब्रेकअप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब जिस औरत के 5 ब्रेकअप हुए हैं, वो छठे को बताए कि तुमसे पहले 5 थे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मर्द सुन रहे हैं, वो कौन सा मर्द है जो उसको इज्जत की निगाह से देखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो लिविंग रिलेशनशिप जो है, ये मर्दों की औरतों के खिलाफ साजिश है। ये आपको कोई इंपावर्ड नहीं किया जा रहा, ये आपका एक तरह से इत्तिसाल किया जा रहा है। अब होता ही है ट्रॉमा। अच्छा, क्योंकि हमारा खत्म हो गया और इधर ब्रेक भी हमने एक लेनी, मगर एक और साथ में एक बात भी ऐड कर दूं कि देखें, लड़कियां होती हैं एक मासूम चिड़िया, मासूम जान। ये जो ट्रॉमेटाइज करते हैं ना ये लड़कियों को, ये करते भी मर्द हैं। ये बात खुद अपने मुंह से यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात है कि मर्द को मौका चाहिए, मौका परस्त होता है। इसकी बात को समझिए, लड़कियां भी करती हैं, मगर कुछ मर्द भी मासूम होते हैं फिजा। वो मर्द को सिर्फ लड़की ये कह देना तुम्हारे जैसा तो है ही कोई नहीं, झूठा मूठा कह दे, और तुम्हारे जैसा तो है ही कोई नहीं, तुम्हारी क्या बात है। वो बेचारा वैसे ही 7वें आसमान पे फिरता है, उसके बाद उसको भी ट्रॉमा लग जाता है। ये एक अलग डिबेट है, इस पे बात करेंगे मर्द को। मगर मैं आपको ये बता दूं, औरत को बदनाम करता मर्द ही है। फिर मर्द ही कहता है कि ये खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब, करता मर्द है। याद रखें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, बड़े ज़बरदस्त बाज़ौक़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी बातें जो है ना दिल में उतर जाती हैं। और हमेशा गुफ्तगू का वही मज़ा आता है जहां आपका कोई सुनने वाला हो, आपकी सुन के फिर आपको उस पर मशवरा
देने वाला हो। आज का भी हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन वो बहुत डिफरेंट है, और इस पे आज हम बात करेंगे जो कंजूस लोग नहीं होते, इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कंजूसी बहुत से पहलू में आती है, जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें खर्च करते हैं उसके ऊपर। फिर कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं ना ख़ानदान में, कंजूस है, ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं देना, कोई लेन देन में भी कंजूसी, बाहर निकलो तो कंजूसी, ठीक है, हर तरीके से हर पहलू से वो बंदा पहचाना जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा फजूल खर्च होते हैं, इतने ज़्यादा कि आपको शादी ब्याहों में नज़र आ जाएंगे, जो वेले डॉलरों के तौर पे ऐसे सरका कर करके तो उड़ा रहे हैं, फिर करोड़ों रुपए शादी पे लगा रहे हैं, महंगी से महंगी घड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं, महंगे से महंगा बड़ा से बड़ा हॉल लेंगे लोगों को दिखाने। अब वो ये जो चीज़ है ना, ये दिखावा है, नमूद और नुमाइश चीज़ें जो है, रेंट पे गाड़ियाँ लेंगे, महंगी से महंगी गाड़ियाँ रेंट पे ले लेंगे बारात पे जाने के लिए, ठीक है, 10-10, 20-20, 30-30 गाड़ियाँ लेंगे दिखाने के लिए। ये सब दिखावा वाला जो सिस्टम है, आपको पता है वो कौन लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा जाके अपने आप को शो ऑफ करके दिखाते हैं, और फजूल खर्च भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई हाथ में पकड़ नहीं होती पैसों की, खर्च की। तो ये नमूद और नुमाइश वाले फजूल खर्च लोग भी हैं। दो पहलू बता दिए मैंने, मगर इस पे बात करने के लिए मैंने जो मदऊ किए हैं वो हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब हैं, वासिफ अली वासिफ साहब के शहजादे, सूफ़ी स्कॉलर हैं। आइए जी उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो पहलू आ जाते हैं, देखिए, एक तो बहुत ही फजूल खर्च वाले लोग हैं, और एक ऐसे हैं जो इतने बखील हैं, कंजूस हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं और वो आपसे मांग नहीं पा रहे होते हैं, मगर उनकी आवाज़ ही होती है कि वो कुछ चाह रहे होते हैं कि उनको कुछ मिले। मगर समटाइम्स लोग कंजूसी में उनको कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, फिर 3 दिन बाद आएगा, अच्छा 4 दिन बाद आना। अब 4 दिन बाद आके वो जो कह नहीं रहा था, सिर्फ अपनी नज़रों से अपने अखलाक से समझाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ उसको बोलना ही पड़ जाता है मुझे बहुत मसले में मेरी अगर कोई मदद, तो वहाँ पर इतनी कंजूसी के अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट हफ्ते कुछ देखता हूँ। तो आसरा भी दिया हुआ है, कंजूसी का ये आलम भी है। भाई आप कितने ही बड़े कंजूस हो, बोल दो मैं कंजूस हूँ, मैं नहीं दे सकता, बोल दो, बोल यार क्या कहेंगे ऐसे लोग। वो एक राइटर था अंग्रेज, रिचर्डसन, उसने एक बुक लिखी, और बुक अब छपवानी थी, पैसे नहीं थे उसके पास। वो अपने इलाके का जो सबसे बड़ा नवाब था ना उसके पास गया। उसने कहा कि ये देखें जी मैंने एक बुक लिखी है, तो आप मेहरबानी फरमाएं इसको छपवा दें। उसने कहा हाँ हाँ भाई मैं देखी, उसने ऐसे करके थोड़ा, उसने कहा बहुत अच्छी बुक है, देखते हैं इसके ऊपर ज़रा कुछ गौर करते हैं, वो खाना खिलाओ चाय पिलाओ इनको, ये करो वो करो। और उसके बाद कहा अच्छा चले फिर हम किस वक्त दोबारा बैठेंगे फिर बात करेंगे इसके ऊपर। बहरहाल उसने ना वो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ना, ऐसे कुछ अर्सा लगा ही रखा, और इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया। अब ये जलालत, बड़ी जलालत होती है कि एक बंदे को उम्मीद दे के आप कहें कि जी, वो बहरहाल उसकी बुक छप गई एक दौर में, और वो बुक दुनिया में उसका एक रिकॉर्ड बना, और वो बुक थी दुनिया की सबसे पहले डिक्शनरी। अच्छा, दुनिया की सबसे पहली जो डिक्शनरी थी ना जी, वो रिचर्डसन ने लिखी थी, और वो किताब छपाने के लिए अब वो कहते हैं ना कि घंटों के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे थे, इतनी वो बुक सेल हुई। तो अब वो गरीब नहीं रहा, अमीर बन गया हुआ था। तो फिर वो उस नवाब ने कहा कि जी ये हमारे इलाके के हैं, बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, तो ख़त उसने अखबार में छपाया। तो रिचर्डसन ने फिर उसको जवाब दिया कि मैं वो वाला रिचर्डसन नहीं हूँ जो तुम्हारी दर दौलत पे आके बैठा रहता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने इनकार किया था मुझे कि मैंने पैसे नहीं देने इस किताब के लिए। तो एक्सपोज हो गए बंदे कि नेक नामी का शोहरा भी रखने की कोशिश करते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो जो लोग, एक तो पहली बात ये है कि एक छोटा सा और आपको वाक़या बताऊँ। यहाँ एक जगह सुमनाबाद, इशारा खुला, गाड़ी चली, मेरे वालिद मोहतरम सरकार वैसा बैठे हुए थे, एक ड्राइवर थे साथ में, मैं पीछे बैठा हुआ था। वो गाड़ी आगे चली तो एक बंदे ने ऐसे लिफ्ट का इशारा किया ना, तो सरकार वैसा अपना ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो वो ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता की, लेकिन फिर चला दी गाड़ी। तो आपने ना एकदम से आंखें खोली, कहा कि ये तुमने क्या किया है?
उन्होंने कहा जी हुजूर मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा तुमने एक शख्स के दिल में उम्मीद पैदा करके तुमने उसकी उम्मीद तोड़ी है, कितना गलत काम किया तुमने। तुमने आहिस्ता की गाड़ी कि शायद हम लिफ्ट दे रहे हैं, हाँ। और तुमने चला दी कि हम लिफ्ट नहीं दे रहे, तो हाँ। तुमने उसको उम्मीद दे के तोड़ी है, चलो वापस। गाड़ी मुड़वाई, उसके पास आए, उसको गाड़ी में बिठाए, जहाँ जाना चाहता था वहाँ छोड़ के आए। वाह। अच्छा ये तो बड़े ज़र्फ की बात है ना कि आपको इतला हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जो एक बीमारी है ना, ये मैं इसको बीमारी कहता हूँ, कंजूसी जो है ना, ये बड़ी सख्त बीमारी है। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों से कहा हुआ है कि आपने इनसे मशवरा भी नहीं करना। कंजूस लोग, उसमें पहले नंबर पे कंजूस लोग, डरपोक लोग, बुज़दिल लोग जिसको कहते हैं, और झूठे लोग। ये 3 लोगों से आपने अपना ज़िंदगी का कोई मशवरा भी नहीं करना। झूठा आपको कभी सीधे रास्ते पे चलने नहीं देगा। बुज़दिल हमेशा आपको कमज़ोर करेगा, आपके ख्यालात कमज़ोर करेगा, डराएगा, फ्रंट लाइन कभी खड़े नहीं हो सकते। और जो कंजूस है वो आपको बखील करेगा, आपको सखावत से दूर करेगा, यानी कि आपको अल्लाह से दूर करेगा एक किस्म का। तो ये इन 3 लोगों से, और सरकार वैसा साहब ने कहा है कि जो कंजूस हो उसके घर जाके खाना भी ना खाओ, उससे दोस्ती भी ना रखो। बुला ले कंजूस खाने पे तो उसके घर खाना भी नहीं खाना, क्योंकि वो आपके अंदर कंजूसी, वो खाना भी कंजूसी पैदा करेगा। सोबत का असर पड़ता है। तो ये तो बड़े बुजुर्गों से ये बात चलती आ रही है कि काशिफ साहब, जैसे हम गाड़ियों में, जब कभी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं, कोई चौकीदार होते हैं, किसी के घर मिलने गए, किसी का गार्ड, किसी का चौकीदार, या कोई बैंक वगैरह में जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, वो भले आपका अपना ड्राइवर हो, अपने साथ अपनी टीम हो, फिर भी वो आके आपके लिए दरवाज़ा खोल के आपको बिठा रहे होते हैं। ऐसे ही है जी, दरवाज़ा खोल के इज़्ज़त दे रहे होते हैं। वो कहते हैं ना हम इज़्ज़त के भूखे हैं, वो भी तो हमें इज़्ज़त देते हैं, हम उनको कभी टिप तो नहीं देते, हम कभी उनका ख्याल तो नहीं करते, कभी हम घर से निकलने से पहले ये तो नहीं सोचते कि हमारी गाड़ी में खुला होना चाहिए, हम थोड़ा खुला रख लें, 50, 60, 100 रखने चाहिए, कुछ भी अगर उनको अपनी औसत के हिसाब से अगर उनको दे दें, उनके मांगे बगैर। वैसे ही अब वो एंड में भी आपको पता है ना, वो यूँ खड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हम अब हमारे दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि भाई अगर हम इस जगह पे आए, या फिर ये जो जिस घर में भी आए, तो इनका चौकीदार है, ये इनको दे तो रहा है सैलरी, इसका काम है, तो भाई इसका काम है दरवाज़ा खोलना, ये करना जो भी। मगर आपकी गाड़ी तक आके चल के आपको अगर कोई दरवाज़ा खोल के दे रहा है, अगर आप उसको थोड़ी सी इज्जत में वापस टिप दे देंगे तो वो बुराई तो कोई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ही। अच्छा, तो ये तरबियत हमें थोड़ी सी देनी तो चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब आप सुबह घर से निकला करें ना, तो ये फैसला करके निकला करें कि आज मेरा अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन, कैसे बिल्ड होना है। मगर हम तो ये बैलेंस कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये तो कमाता है, इसकी तो नौकरी लगी हुई है, इसको देने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक और बात, हम ये क्यों, अल्लाह ने अगर कभी देख लिया कि हमें सब कुछ इशारे पे गाड़ी खड़ी हो और कोई आके पैसे के लिए नॉक करे, हाँ, तो अक्सर लोगों से देख के कहते हैं क्या हट्टा खट्टा है, तुम घर में काम नहीं मिलते तुम लोगों को, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम फलां नहीं कर सकते, और देखें जी इसको पैसे दिए तो ये तो खा जाएगा, या ये नशा कर लेगा, तो इसको तो हमने पैसे नहीं देने। हम क्यों जज करते हैं? एग्जैक्टली, हम नहीं जज करने वाले। सरकार वासब कहते थे कि अगर चलो तुम इसे पेशा भी समझ लो कि ये इनका पेशा है, गदागरी है, तो पेशे में भी सबसे घटिया पेशा है कि हाथ उठा के पैसे मांगना। क्या बात है, क्या बात है। अगर सबसे ये घटिया पेशा है तो चलो तब भी तुम इतना रिस्पेक्ट कर लो कि इस पेशे को तुम निकाल दो अपने हाथ से। क्या बात है। काशिफ साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मगर आज ये भी बात समझ लें कि अब अगर हमें कोई बाहर अगर कोई इज्जत देता है, किसी का भी चौकीदार, किसी का भी सर्वेंट, किसी का भी स्टाफ, आप उसके हाथ में कुछ रख कर आ जाएं, उसको वापस इज्जत दें, अल्लाह के दरबार तो कबूल होगी होगी। दिया करें, देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। ब्रेक लीजिएगा। अच्छा, हम ऐसे कंजूस होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत से अगर कोई लोग हैं, कोई ऐसे करीब हैं, और कोई किसी के घर का स्टाफ है, मगर कोई आपके बच्चों के साथ बाहर निकलो तो खेलता कूदता है, मोस्टली होता है, आपको पता है, किसी के घर के स्टाफ, वो छोटे बच्चे अपने लेकर आते हैं तो उनके भी स्टाफ आपके बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, है ना। तो हम अपने स्टाफ को तो दे देते हैं चीज़ें, कोई टिप कराना हो, कोई कुछ देना हो, मगर जो और मोहल्ले के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जिनकी कोई
काम वाली हो, जी हाँ। कोई इसके स्टाफ के बच्चियों के साथ के, उनको कभी कुछ नहीं ला के देंगे, ना कभी उनके लिए सोचेंगे, ना कभी उनके हाथ में पैसा पकड़ाएंगे। या फिर अगर घर के अंदर बर्तन लेके जाएंगे कि आप बाजी को दे दें, तो कभी ये नहीं देखेंगे कि यही बच्चियाँ हमारे बच्चों को भी संभाल ली होती हैं, खेल ली होती हैं, तो इनको भी दे दें कि बेटा ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये तुम्हारा है, ये बाजी का है। हम कभी ऐसे हिसाब नहीं करते। आप इन लोगों के मिजाज देखें जो ये नहीं करते। ये लोग सिर्फ बाहर नहीं, ये अंदर भी ऐसे हैं। जो खुले मिजाज के लोग हैं ना, हाँ। वो घर में भी खुले होते हैं, खुले दिल से लोगों को बुलाते हैं, खुले दिल से मेहमान नवाजियाँ करते हैं। जहाँ जाएंगे उनके नौकर को भी कोई टिप दे के आएंगे, अगर जेब में पैसे ना हो तो कम से कम शाबाश की एक थापी लगा के आएंगे। हाँ, ये देखें, ये बात भी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो आप नहीं दे सकते, आप कंजूस हो, मगर कि ये जो शाबाशी, ये भी पैसे से बहुत कीमती, बड़ी कीमती होती है। एप्रिसिएशन है ये, तो उसके Appreciation, लिए इज्जत है। असल में इज्जत की बुक है। असल में इज्जत की बुक है। मैं इधर मेरे ख्याल है एक मुद्दत से आ रहा हूँ। गेट पे जितने भी खड़े हुए होते हैं ना, वो मुझे रोज़ आके सलाम भी कहते हैं, मेरे साथ खड़े होकर गपशप भी लगाते हैं। तो मैं इनके साथ एक ताल्लुक़ बन गया हुआ है मेरा। जितने आपके स्टाफ के यहाँ लोग काम करते हैं, कि हमारा कोई पैसों का लेन देन थोड़ी है। सर आप मुझे बताएं, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे एग्जांपल आपकी भी देना चाहूँगी कि आप साहिब हैसियत हैं, साहिब इल्म हैं, ख़ानदानी हैं। कभी कोई पैसों की बात आपके साथ हमारा सिलसिला है ऐसा, मगर आप क्यों आते हैं? इज्जत। जी हम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको इज्जत मिलती है, आपको हाँ। प्यार मिलता है। आपको पता है बच्चे मेरी सुनते हैं, ये बच्चे मेरी बैठ के सुनेंगे, फिर मैं कुछ सिखा के जाऊँगा, तो इन बच्चों को भी कुछ सिखा के जाऊँगा। आप आते हैं इसलिए, आप सारे सुन रहे होते हैं आपको बैठ के, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बात है। हम सारे एक्साइटेड होते हैं काशिफ साहब। एक दिन अम्मा जी कहती मेरी, कहती तू जो टीवी से जाना है, तेन पैसे दे देने। मैं क्या अम्मा जी, मुझे पैसे तो नहीं देते, लेकिन मेरी बात बहुत दूर तक चली जाती है। हाँ, वो बड़े पैसों वाली बात है। मैं वो बड़े पैसों वाली बात है। वाह। तो ये अपना अपना ना एक रवैया होता है हर इंसान का। अगर आपने सोचा हुआ कि पैसे पैसे और पैसे ही ज़िंदगी है, तो आप ना फिर एक संदूक केसी है जिसको ताला लगा हुआ है, और चाबी आपने फेंक दी हुई, खुलना नहीं है कभी। ऐसी दरिया में चला जाएगा। हर कंजूस आदमी के पैसे कोई और ही खा के गया है हमेशा। ऐसे होता ही है ये। उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना, पूरी ज़िंदगी लगा के बंदा कंजूसी कर करके पैसा जमा करता है, अपना एक घर बनाता है, और जब उसके उस घर में रहने का वक्त आता है, उस वक्त उसके हड्डी गोटे गड्ढे जवाब दे चुके होते हैं। उसके पास वो कमरे का एक बिस्तर ही होता है जिसपे वो पड़ा हुआ होता है, या पास कोई मस्जिद होती है, जाता है पढ़ के नमाज आता है, फिर वो उसको कोई रोटी देते थे सामने टेबल पे, फिर कमरे पे सो जाता है। ये घर एंजॉय करता है वो एंड में, और उसके पास वो जो जवानी होती है एंजॉय की कोई नहीं, क्योंकि उसने तो कंजूसी में गुजार दी। मेरे बच्चे ना वो अब अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके सारे दोस्त अहबाब सारे अमीर घरानों के लोग हैं। तो मुझे ये कहते हैं, बाबा आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? मैंने कहा मेरी बात सुनो, घर में खाना पीना अच्छा चल रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा दोस्त अहबाब आते हैं, खाना शाना खिलाते हैं उनको? उनका जी बिल्कुल खिलाते हैं। मैं कहा मेहमान आते रहते हैं हमारे घर में? आते रहते हैं जी। किसी चीज़ की कोई कमी? उसने कहा नहीं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास। तो मैंने कहा बैंक फिर एक फ़िगर है, उसके ऊपर नहीं फिर गौर करना कि वो क्या है। अगर अल्लाह ताला आपको आपकी ज़रूरियात की चीज़ें दे रहा है, शुक्र अदा करो, इतना ही होता है। इससे पीछे बैंक की फ़िगर ही होती है, 10 फिगर है, 6 फिगर है, 8 फिगर है, जो भी फिगर है वो बैंक की है, पड़ी हुई है उसमें। आप उसके ऊपर क्या बेस कर रहे हैं ज़िंदगी को? सर एक और पहलू, ये जो रिक्शे पे जाती हैं औरतें, ख़वातीन हैं, मर्द भी, जो भी जाके रिक्शे वाले से ऐसे भावताव करती हैं, ऐसी बहस मुँह मारियाँ, इतनी बदतमीज़ी। 300 मांगेगा तो बदतमीज़ी करेंगी, 200 में झूठ भी बोलती हैं। झूठ पता क्या बोलती हैं? ले हम तो डेली आते हैं इधर, रोज़ हम 150 में आते हैं, तुम 300 मांगो, मुँह है तुम्हारा, पहले बताते हैं तो कि तुम इतने। तुम सब्ज़ी वाले के साथ, मतलब इनको पहले जलील, झूठ भी बोलती है जलील करने के लिए। यार ये 100 रुपये की तुम दे रहे हो, अभी ये पीछे मैं सब्ज़ी छोड़ कर आई हूँ, ये लो शॉपर, नहीं देनी नहीं दो, वो 50 की दे रहा है। ये भी तो झूठ बोल के सामने वाले को जलील करके वो सामान बेच भी रहा है। भाई वो 10-20 रुपये ऊपर तुम्हारी सब्ज़ी में 50 चलो कमा लेगा। वो खुद सोचो, अगर अमीर होता तो रेडी वाला होता। काशिफ साहब इनके बारे में भी बात करें, इतनी बहस, इतनी बदतमीजियाँ, ऊपर से झूठी मिसालें, झूठ भी तो बोलने। मैं कहता हूँ कि डरना चाहिए कि आप रेडी पे नहीं खड़े हुए, आप ख़रीदने वाले खड़े हुए। क्या ऐसी चीज़ है
कि अल्लाह ने आपको इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, इतना सही फ़र्क है ना। आप किस चीज़ पे मान कर रहे हैं? वो भी ले रहा है, आप भी ले रहे हैं। हाँ, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। और अल्लाह ताला को ये अमीरी गरीबी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला को अच्छाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि कौन अच्छा है। गरीबी में भी सखावत हो सकती है, पैसे नहीं है उसके पास, वो कैसे सखी बनेगा? वो अमीर के पैसों पे लालच नहीं करे, सिर्फ इतना काम कर ले तो उससे बड़ा सखी कोई नहीं है। आज भी खिलाने पिलाने में चाहे कोई रेवड़ियाँ ख़रीद के तो 2 खिला देना अपने दोस्त को, तो उसके अंदर भी कितनी खुशी और राहत होती है। अच्छा, हम बड़े बड़े स्टोर्स जाते हैं ना, जो ब्रांडेड एसी वाले जी हाँ, स्टोर्स हैं, वहाँ फिक्स प्राइस है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। सोच नहीं सकता। लाखों का भी माल बेच देंगे तो खरीद लेंगे ना, आप। ना, हज़ारों का भी चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप खरीद लेंगे। फ़ख्र से बताएंगे $650 का जूता लिया है मैंने, है ना जी। अच्छा, यही जैसे खुला आटा और पैक आटा, उसकी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर पैक आटा मिलता है तो 850 इतने को 5 किलो, आपको पता है 700 का इतने मिल जाएगा, वहाँ से लेंगे कोई कुछ नहीं कहेंगे। यही खुला आटा 500 रुपये का लेने के लिए जाएंगे 5 किलो का, मगर उस पर भी बहस करेंगे। इससे बेहतर था मैं वहाँ से ले लेती हूँ उस स्टोर से, अगर तुमसे ही है, तुम्हारे पास आई हूँ चलकर, तुम डिस्काउंट नहीं दे रहे। वो कह रहा है भाई इतने नहीं, ये क्या बात हुई? ये भी मैंने आपको बताया ना कि ये बेचारे ना मिजाज के हाथों अपने डसे हुए लोग हैं। मेरे मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर आए, तो एक बहुत करीबी थे हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम्हें मैं ना एक तोहफे में पैंट ख़रीद के देता हूँ जीन्स की। मैं कहा जी बहुत बेहतर। मैं सरकार वाइज साहब और वो हम चले गए एक दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि अंदर आके ज़रा चेक कर लो कौन सी पैंट तुम्हें पसंद है, तो मैं तुम्हें ले देता हूँ। तो मैंने पूछा, आपने कहा हाँ ठीक है जाओ। मैं अंदर गया तो मैंने जाके एक पैंट पसंद कर ली। मैंने कहा जी ये पैंट चाहिए। अच्छा, वो दुकानदार ना उनका कोई जानने वाला था। उन्होंने पूछा कितने की पैंट है, उसने कोई कीमत बताई उस दौर में जितनी भी थी। तो उसने कहा यार ये कीमत तो ज़्यादा है, इसको कम करो। उसने कहा सर आप तो मेरे जानने वाले हैं, मैं पहले ही आपको डिस्काउंट रेट लगा के दिए। उसने कहा नहीं इसके ऊपर कुछ और करो, ये करो वो करो। यकीन करें वो बंदा ना, उसकी शक्ल ना रोने वाली होगी कि मैं, उन्होंने कहा सर मैं मालिक नहीं हूँ दुकान का, मैं सेल्समैन हूँ, और अगर मैं अपनी प्राइस से नीचे पैसे लगाऊंगा तो वो मेरी जेब से जाएंगे। मैं उतने पैसे लगा सकता हूँ जितने मालिक ने कहे। तो उसने कहा देखो मालिक भी तो ज़्यादा पैसे ले रहा है ना, तो तुम 50 रुपये अगर अपनी तरफ से भी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा। उफ़, मैं ना यकीन करें मैंने फ़ैसला कर लिया वहीं दुकान के अंदर खड़े हुए कि मैंने ये पैंट नहीं पहननी। यकीन करें मैं वापस आया, वापस आके मैंने तो अब्बू से कह दिया, मैंने कहा जी ये पैंट मैंने नहीं पहननी। कहते वो क्यों? मैंने कहा जी इतना जलील किया दुकानदार को, एक पैंट के 50 रुपए के पीछे या 100 रुपए के पीछे उस बंदे की रोने वाली शक्ल होगी। इतना दुख दे के अगर किसी ने कोई तोहफा मेरे लिए खरीदा तो मैं वो तोहफा नहीं कबूल करूँगा। वाह जी, काशिफ साहब ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दुआ ज्वाइन करते हैं। कंजूस और बखील लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो फिजूल खर्च करते हैं उनके ऊपर भी। आइए नाज़रीन, जैसे आप लोगों को पता है आजकल फजूल खर्च के ऊपर जो है मेरा बड़ा एक रुझान है कि जो लोग फजूल खर्च करते हैं उसको हमने थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। कर लें फजूल खर्च, इतना भी ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए लाइफ में। कुछ ऐसे शौक़ होते हैं, कहीं कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कहीं कोई ऐसे आपके दिल होते हैं जहाँ पे आप कर लेते हैं, मगर वो फजूल खर्च जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो, किसी की अजियत ना हो और किसी को तकलीफ़ ना हो, वो वाले फजूल खर्च जो आपकी ज़ात तक चलो मुंसलिक है। ये जो आप शादी ब्याहों में वेले कराते हैं ना, डॉलरों की वेले, पैसों की वेले, ठीक है, सिंगर्स को बुलाते हैं, सिंगरों के ऊपर वेले, और सिंगर्स भी डिमांड करते हैं हमें उतना पैसा हमारे ऊपर उछालना है, आपने पैसा उछालना है, हमें जितना पैसा उछालेंगे उतने में फंक्शन मिलेंगे। ये जो वेलों वाले लोग हैं जो दिखा दिखा के ऐसा फजूल खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आजकल ट्रेंड का टॉपिक है और मैं चाहती हूँ इसके ऊपर नज़रसानी आप जैसे लोगों की तरफ से ज़रूर आनी चाहिए। देखें जी, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं अपनी। एक ने ख़र्चा बिल्कुल नहीं करना और एक ने बिल्कुल ही फजूल कर देना है, ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ है ना जी फजूल, ये हर लेवल पे अलग-अलग माने रखता है। एक बंदा है, अगर मैं फ़र्ज़ किए एक गाड़ी ले सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी हुई है, मैं अपने लिए वो गाड़ी ख़रीदूँगा तो शायद हो सकता है दूसरा मुझे ये कहे कि भाई जब उस गाड़ी में गुजारा हो रहा था तो ये तुमने क्यों खरीदी? हाँ। ये तो फजूल खर्ची हो जाएगी। हाँ। तो मैं उसे कहता हूँ नहीं यार, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये मेरी ही इन्वेस्टमेंट है, मेरे ही पैसे हैं,
कल को जब चाहेंगे मैं कैश कर लूँगा। मैं कहता हूँ मेरी इसमें एक बचत हो जाती, पैसे बच जाते हैं मेरे। तो ये मेरा एक ज़ाविया है कि अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी, मैंने कर ली। दूसरे की नज़र में फजूल खर्ची होगी। फजूल खर्ची वहाँ पर होती है जहाँ पर आपकी जो चादर से पाँव भी निकलना शुरू हो जाए और लोगों की दिल आज़ारियाँ होनी शुरू हो जाएं कि ये पैसा ज़ाया हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको पता है एक वो लम्स के बच्चों ने शुरू किया था, बड़ा खूबसूरत एक काम कि होटल में लोग खाना खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, प्लेट में डाला हुआ छोड़ देते हैं, डोंगे में आया हुआ खाना ज़्यादा मंगवा लिया, जोश व जज्बात में ज़ाया हो गया वो खाना। अब वो बच्चे क्या करते थे, वो खाना इकट्ठा करके रीपैक करके उसको अच्छे तरीके से गरीबों में बांटते थे। 10 रुपए में आपको चिकन बोटी मिल जाएगी, 20 रुपए में आपको लेयर्स का केक मिल जाएगा, आपको फलाने पैसों में 100 रुपए में आपको ये बकरा मिलेगा खाने को। तो वो ऐसे छोटे जुमला हल्की सी प्राइस के ऊपर वो बच्चों ने काम करना शुरू किया और वो लोगों में बांटना शुरू किया। किस चीज़ से? जो लोगों ने चीज़ें ज़ाया कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, ज़या कर दिया उस पैसे का। ये जिनकी आप बात कर रही हैं कि ये ऐसे ऐसे पैसे उछालना और ये इन लोगों ने कवालियों के ऊपर बेदरेक करना, रील्स जा रही हैं, ट्रेंडिंग रील जा रही हैं। टिकटॉक की दूसरी रील आप देखें वो पैसे उछाल के जो है ना, और औरतें भी कर रही हैं ये। औरतें वेले उछाल रही हैं सिंगरों के ऊपर, कवालों के ऊपर। जी हाँ। और अब तो ऊपर से ये भी चल चुका है, आपको पता है ये बात, लेज़र कैश का पता है? नहीं। एक कैश होता है लेज़र कैश जो कि जेन्युइन की तरह होता है। अच्छा। जिनको आप जैसे सपोज किसी कवाल को बुलाया, कवाली हो रही है यहाँ पे, इवेंट रखा है, ठीक है, उन्हीं लोगों से ये कैश खरीदा जाता है, वो देते हैं आपको। अगर आपने ये 20,000 रुपये का लेज़र कैश ख़रीदना है, ठीक है, तो यही आपको 12,000 10,000 रुपये आप उनको देंगे और वो आपको 20,000 का जो है ना वो टोटल जाली कैश दे देंगे। अब दिखावे के लिए देखने वालों को ये लगेगा कि भाई हम पे तो 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये मेहंदी वालों ने बांट दिया। एक तो आप लोगों ने गलत झूठ दिखावा किया, ये तो जलालत है सीरियसली, है ना। और देखें ऊपर से आप नमूदो नुमाइश की ये हरकतें दिखाने, सामने वाला तो ये देख रहा है कि तो असल पैसा फेंक दिया, मगर ये बेसिक ये इन्हीं सिंगर्स हजरात से लिया हुआ होता है लेज़र कैश। इनको अंदर करा देना चाहिए जाली कैश इस्तेमाल करने के चक्कर में। देखें अब तो ये चीज़ें लोगों को, मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे ऐसे राज मैं आपको खुल के बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। साथ का मुझे सिलसिला पता है क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि ये सिंगर्स करते क्या है। कुछ जो मुझे देखें आतिफ असलम साहब इतने पसंद है, इंटरनेशनल लेवल पे गए, गाना परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई शादी ब्याह का फंक्शन नहीं था, वो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लोग वेल कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं डोंट। हाँ जी, इसकी इज्जत करें आप, रिस्पेक्ट करें इस पैसे की, बिल्कुल ठीक, इसकी इज्जत करें आप। ये आपने मेरे ऊपर नहीं फेंकनी, मैं चला जाऊंगा। तो कुछ सिंगर्स ऐसे भी हैं इस तरह की हरकतों को प्रमोट नहीं करते, और मगर कुछ कहते हैं कि जब तक ये ना हो गर्मी महफिल नहीं आती जी। और वो ये कहते हैं ये तो दाद होती है सिंगर की, ये केड़ी दाद है। देखिए अगर मैंने किसी के ऊपर पैसा उछालना है किसी सिंगर पे, तो मेरी बेटी है ना, मैं पहले ऐसे नोट पकड़ूंगी, मैं उसके ऊपर से ऐसे वारूंगी, वार के उसके सर पे रखूंगी, उसकी जान का सदका बोलूंगी और फिर ही उछाल दूंगी। तो भाई ये जितने जो वेल खा रहे हैं, ये जो सिंगर खा रहे हैं, ये जो रिस्क इनका है, ये क्या सदके का पैसा है? ये आप सदके का पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आप ये हलाल भी नहीं हुआ ये हलाल भी तो नहीं हुआ। तो भाई अगर कोई सिंगर इतना बाज़ौक़ और इतना अच्छा वाकई सिंगर है ना, तो वो फिर अपनी डील ये बोले कि भाई मुझे पैसा लिफाफे में दे दो इज्जत से, वो आप साइड पे रख लें। किसी ने वेल देनी है दे दे, मगर लिफाफे के अंदर साइड पे तरीके होने चाहिए। इस कल्चर को हम परवान चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। जो बाप ये हरकतें कर रहा है उसका बेटा भी करेगा, वो अपने आगे दोस्तों के साथ भी करेगा। और ये जो कल्चर हम परवान चढ़ा रहे हैं ना, नमूदो नुमाइश वाला है, हमारे कल्चर के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ। ये इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ है ही नहीं। देखें खिदमत करने का है, बिल्कुल है, अच्छे कवाल आते हैं, अच्छे आते हैं, आप उनकी खिदमत करें, लिफाफे में पेश करें, इज्जत के साथ देते करें ना, इनके पास खुद इज्जत हमारे नहीं है, इज्जत नहीं देते सिंगरों को। हम लोग ना ऐसे नज़र के तौर पे ऐसे नज़र के तौर पे ऐसे पेश किया जाता है कि भाई ये आपको पेश करें। सर मैंने ऐसे सिंगर भी देखे हैं, वो ये कहते हैं अपने टीम के हमनुआ वाले लोगों को अपने साथ कुछ लोग लेके जाते हैं, वो कहते हैं जब मैं यहाँ कवाली शुरू करूँ ना, या जब मैं यहाँ पे गाना शुरू करूँ और मैं ये शायरी बोलूँ, तो तूने शुरू कर देना है, पैसा फेंकना शुरू कर, तू फेंकेगा तो दूल्हे वाले भी उठेंगे। अपने ही पैसा फेंकवा के, तो अब वो लेज़र कैश होता है, जो सिंगर फेंकवाता है वो लेज़र कैश होता है, वो फेंकवा के
फिर इन लोगों के साथ भी डील में इनको भी लेज़र कैश दे देता है, और उसके बाद फिर दुनिया को ये दिखाया जाता है कि मैं आया हूँ तो ज़मीन बिछी हुई थी पैसों से। यार ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान में तो देखें ना, कायदे आज़म की तस्वीर होती है नोट के ऊपर, इधर तो हम कायदे आज़म को सपोर्ट इस तरह सब सलूट कर रहे होते हैं, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं, और इधर एक अभी शादी होती है बेटी की, बहन की, ठीक है, उसके बाद वही कायदे आज़म पैरों के नीचे होते हैं। कायदे आज़म के जो है ना नोट वो हीलों के, औरतों की हीलों के नीचे चिपके हुए होते हैं, जूतों के नीचे तले में चिपके होते हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं जो ज़मीन पे मच्छरों की तरह, गिच पिच की तरह पैसा नोट उठा रहे होते हैं, और उन बच्चों को हम कहते हैं चुकनाइजर। ब्रेक लेते हैं, हमें भी एक ब्रेक चुकनी है, उसके बाद वापस आते हैं। शर्म करें यार हम लोग। अब वो लड़का जिसके पास पैसे नहीं अपने बाप का इलाज कराने के लिए, और बाप बीमार पड़ा है अस्पताल में, या माँ बीमार है घर में, खाने को पैसा नहीं है, बहन की शादी नहीं करा पा रहे, बहन घर बैठी है, उम्र निकल रही है और पैसा जमा नहीं हो रहा। अब उन बेटियों को क्या डिप्रेशन दे रहे हैं, क्या सिचुएशन उन बच्चों को, फिर इन घरों में खुदकुशियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ें टिकटॉक पे ऐसी रीलें देख के, क्या कहेंगे आप? आपको ना हमेशा एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि जैसा पैसे का सोर्स होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वैसी होगी। फार्मूला बता रहा हूँ आपको। हराम का पैसा कभी खैर नहीं पैदा कर सकता, हलाल का पैसा हर हाल में जो है वो नेकी पैदा करेगा, हर हाल में, चाहे खाया हुआ है, चाहे पिया हुआ है, किसी को तोहफा दिया हुआ है, हलाल का पैसा। हराम का पैसा आपके बच्चों में गुस्ताखी पैदा करेगा, आपके अंदर की चीज़ों की कदर व कीमत ख़त्म करेगा, आपको अल्लाह से दूर करेगा, आपको ईमान से दूर करेगा। इतने बुज़ुर्ग कहते हैं कि रिज़्क़ हराम जो है या रिज़्क़ हलाल जो है ये 80% रूहानियत का हिस्सा है, कि अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो 80% रूहानियत आपने हासिल कर ली है सिर्फ रिज़्क़ हलाल में। इतनी इसकी बड़ी बात होती है कि आगे इस तरह के खेल तमाशों में वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ये कहाँ से आ रहा पैसा, ये क्यों इतना ज़ाया हो रहा है पैसा, और इनके बीच में ये वाला ख्याल क्यों नहीं आया कि कभी यार हम इससे उन लोगों की भी मदद करें जो बेचारे जिनके हाँ को पूछने वाला नहीं है। तो नहीं आएगा ख्याल उनको, इसलिए कि उसके पीछे वो सोर्स नहीं है, वो अल्लाह वाला सोर्स नहीं है, वो हुक्म वाला सोर्स नहीं है। तो मेरी बात सुने, इस सलूक के साथ जब हम अपने घर की बेटी को ब्याएंगे तो क्या उसका घर खुश रहेगा? देख लें, बरकत वाला काम तो कोई नहीं, बरकत वाला काम तो आप खत्म करते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट करने को मैं मना नहीं कर रही, नाचो गाओ मजा करो, कुछ भी करो, मैं तो इसके भी खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपनी बेटी का फंक्शन है उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, सिंगर आया है, ये सब भी मुझे इसका म्यूजिक, ये सरकार को पसंद था, आपने इजाज़त फरमाई हुई है इसकी। सीरियसली आपको लगता है कि जैसे ना लोगों ने मना किया है, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई, है ना जी, कितना खूबसूरत कलाम है। ये बच्चियों ने दफ़ के ऊपर गा के सुनाया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप मदीना शरीफ में तशरीफ़ लेके जा रहे थे पहली दफ़ा, रिसेप्शन पे ये गाया, तो आपने क्या मना फरमा दिया कि नहीं मौसीकी हराम है, बंद कर दो? नहीं मना फरमाया। और भी एक दो वाक़यात ऐसे मिलते हैं। खुशी मनाना, खुश होना अच्छी बात है, आपका हैप्पी हार्मोन आपका हैप्पी है। देखें जी, मैं अपने दादा परदादों से देखते आ रहा हूँ कि घर में बड़ी बहनें बैठी हैं, बाजियाँ बैठी हैं, ढोलक बजा रही हैं, पुराने ज़माने के गाने चल। मैं आपको बताऊँ, ये नई नई शादियों की एक मेमोरी मेरे पास अच्छी नहीं है कोई, मतलब ऐसे जो जितनी अच्छी मेमोरी मुझे मेरे बाप दादा के ज़माने की, वो जो बड़ी अम्माओं ने वो जो कलाम सुनाना, वो जो बात सुनानी, बैठ के कह लगाने, हंसने, फॉर्मेलिटियों में ना लोगों की हंसियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं, दिल बुझ गए हुए, बल्ब रोशन हो गए हुए। तो ये बड़े बल्ब बंद करें, अंदर की रोशनी करें। कितना अच्छा दौर था जब ये वीडियो कैमरा ये शादियों में नहीं होते थे, यकीन करें। जब से ये वीडियो कैमरे आए हैं, अब पूरी बॉलीवुड शादी मेंटेन होनी शुरू हो गई है। अब शादी की खुशी कम और उसकी टेंशन ज़्यादा होनी शुरू हो गई है लोगों को कि वो 5 लाख रुपए कैमरे वाले को देने पड़ेंगे, फलाने उसको देने पड़ेंगे, इतने का हॉल बुक होगा, और फिर उसके साथ एक लवाजमात की सीरीज़।
वो आप बेहतर जानती हैं कि शादी से पहले कितने दिन पहले से शादी शुरू हो जाती है और क्या क्या उसके ऊपर भंगड़ा नाइट तो कव्वाली नाइट तो ये नाइट तो है ना जी, और पता चलता है 6 महीने शादी भी नहीं चली। ऐसा ही है, इसलिए कि बरकत नहीं है। सरकार वैसा कहा सर करते थे। आजकल तो वायरल होने के लिए भी शादियां होती हैं। शादी इसलिए नहीं होती है कि आपको किसी से मोहब्बत है या मुझे किसी से मोहब्बत है या ऐसे मेरे ही है। घर वाले चाहते हैं कि मेरी जी, बेटी को ऐसा शौहर मिले। शादी तो आजकल इसलिए हो रही है कि भाई हमें वायरल होना है। नहीं जी, क्या वायरल सिस्टम ये है? सिर्फ वायरल नहीं होना, ये बहुत अरसे से चल रहा है। बाज़ औक़ात पावर के लिए शादी की जाती और है। उसमें फजूल खर्च भी बहुत करते हैं। जी जी, दिखाना होता है ना दुनिया को, जहाँ पे दिखावा है वहाँ पे उसके पीछे कोई और राज मौजूद है कि 2 पॉलिटिकल फैमिली शादी करती हैं, पॉलिटिकल अलाइंस होता है, कारोबारी फैमिलियाँ शादी करती हैं, कारोबार बड़े होते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी शादियाँ अपने स्टेटस के लिए भी कर सर रहे एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछूं, जवाब देंगे आप मुझे? हैं। जी काशिफ साहब मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल एक दिमाग में आया, वो बता जो मुझे किसी ने बुरा कहा, वो सवाल तो मैं करूँ। हमारे जितने शोबिस के लोग हैं, गौर से सुनिएगा, ये जो पर्सनालिटी आइकॉनिक आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज़ जिनको आप कहते हैं लाइमलाइट, चाहे टिकटॉकर्स में चाहे किसी में भी, जब इनकी शादियाँ होती हैं तो एवरीथिंग इज़ स्पॉन्सर्ड, चाहे इनके कपड़े हों, इनकी जूती हो, इनके सजावट हो, स्टेज की जगह, उनका खाना पीना, सब कुछ पीआर होता है। ऐसे ही आपको पता है ना, अपनी जी, जेब से टका नहीं जाता, जी। हर एक का शॉर्ट आउट देते हैं, गल जाते हैं। अब जब लड़के के ऊपर कहा जाता है ना कि वलीमा तूने करना है, तूने खिलाना है सबको, ऐलान जिसे कहते हैं कि ऐलान किया कि लड़की अब हमारी मलकियत है, निकाह के बाद हो गई और उसका वलीमा खिला दिया, जो कि सुन्नत में चीज़ों में, जी तो वो अपनी जेब से अपने रिज़्क़ हलाल से खिलाएगा ना, वो उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो गरीबों में खाना खिलाए, जिससे जितने में भी खिलाए, मगर वो खाना खिलाए अपने रिज़्क़ हलाल में से लड़का। जी। तो अब तो ये पीआर वाला सीन आ गया। वो तो ये कहते हैं हम अपने वलीमे का फंक्शन आपके इधर करेंगे, और जो आर्टिस्ट, जो टिकटॉकर, सेलिब्रिटीज़ कि हम करेंगे आपके इवेंट में आके, तो वो खाना भी आपका, स्टेज भी आपका, सब कुछ आपका, हमारे इतने मेहमान आएंगे, खाना भी आपने खिलाना है, तो बस, और हम आपको वायरल कर देंगे, आपके बारे में कह देंगे कि भाई हमने इस मार्की में इस इवेंट ऑर्गेनाइज़र के साथ जो है ना यहाँ पे ये किया है, बस ये शॉर्ट आउट देना है, तस्वीरें खिंचवानी है, उसके बाद निकल, तो उसकी जेब से तो कुछ नहीं गया हलाल, तो वो हलाल होगा? उसकी जेब से गया, बेसिकली क्या गया? उसकी जेब से गया वो मेहनत जिसकी वजह से पीआर उस तक पहुंची। हर बंदे तक क्यों नहीं पहुंचती पीआर? आपने सवाल तो किया। मुझे समझ नहीं आई अभी। देखिए उसकी मेहनत, क्योंकि जो पीछे जो मैं मेहनत देख रही हूँ वो कोई अच्छी कोई नहीं है। नहीं, अच्छी नहीं है। हाँ समझ गए ना, अच्छी कोई नहीं बिल्कुल, है, मैं आपकी इज्जत वाली कोई नहीं है। अब तो कहें कि हाँ। ये शादी भी इज्जत वाली है कि नहीं है, हाँ फिर तो सवाल यहाँ पर भी खड़ा हाँ, हो तो ये जाएगा पूछना चाह रही कि हूँ ना, ये तो सारा एक वो अपनी फेम नेम गेम का जैसे वो चलता है, वो सारा वो चल रहा है। लेकिन एक शादी चूँकि है इस्लामिक, तरीक़ेकार आज भी इस्लामी है, मौलवी साहब ही निकाह पढ़वाएंगे। निकाह की नोयत अंदर दिल के, अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना कि मेरे दिल में क्या है, कि मैं इससे शादी मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, मैं इससे शादी नाम के लिए कर रहा हूँ, मैं इससे शादी दौलत के लिए कर रहा हूँ। नियत पे आ गई सारी, हाँ। वो तो नियत के ऊपर आ गई, लेकिन है मगर वलीमे का पैसा जो जेब से नहीं गया वो वलीमा हो गया। जी जी, वलीमा हो जाता है जी, फिर भी हो जाता है वलीमा। अच्छा, क्योंकि अगर स्पॉन्सरशिप है तो मेरे पास क्यों नहीं आई स्पॉन्सरशिप? मैंने तो पल्ले से खिलाया। टाइम तो खत्म हो गया, आए आज एक टिकटॉक बनाते हैं, उसे वायरल करते हैं, कल को क्या पता देखें मैं भी आपकी बहनों, मेरी शादी हो जाए तो मेरा वलीमा भी जो है ना स्पॉन्सर्ड। या अल्लाह, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको हमारी बातों में कोई सच्चाई दिखी हो, कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, और आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।